दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समझौतावादी विचारक रूसो के जीवन परिचय, कृतियों तथा संपूर्ण राजनीतिक विचारों के बारे में। इसमें हम रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत, रूसो के सामान्य इच्छा यानी जनरल विल सिद्धांत, संप्रभुता की धारणा, कानून संबंधी विचार तथा हाब्स और लॉक के विचारों से तुलना और परीक्षाओं की दृष्टि से स्मरणीय तथ्य और रूसो से संबंधित प्रमुख कथन और स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ बीए, एमए आदि जो राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत रूसो के जीवन परिचय, पुस्तकें और संपूर्ण राजनीतिक विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, रूसो को आप एक महत्वपूर्ण कथन से जानते होंगे पहले से। उसका एक महत्वपूर्ण कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यानी मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो राजनीतिक विचारों के इतिहास में रूसो को समानता और मानव मात्र की महत्ता का प्रतिपादक माना जाता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों की कड़ी में अंतिम नाम रूसो का है। आप जानते हैं, हाब्स, लॉक और रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के 3 प्रमुख प्रतिपादक हैं और रूसो के राजनीतिक विचारों का जन्म किसी विद्यालय की बंधी हुई चहारदीवारी के भीतर न होकर स्वतंत्र और उन्मुक्त भाव से जीवन जीने के दौरान आने वाले ज्वार भाटा से हुआ है। इसलिए सामाजिक समझौता संबंधी उसके विचार हाब्स और लॉक के विचारों से थोड़ी भिन्नता रखते हैं, यानी रूसो के विचार उसके जीवन में आने वाली परिस्थितियों से काफ़ी हद तक जो हैं प्रभावित हैं और उन्हीं परिस्थितियों से उत्पन्न हुए हैं। जहां हाब्स राज्य के निरंकुशतावादी स्वरूप का प्रतिपादन करता है, लॉक सीमित संप्रभुता का समर्थन करता है, वहीं रूसो इन दोनों से अलग लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। हालांकि कुछ भिन्नताओं के बावजूद रूसो के राजनीतिक विचार हाब्स और लॉक के विचारों से प्रभावित भी प्रतीत होते हैं। रूसो के मौलिक विचारों से फ्रांस के क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली, जिससे अंततः फ्रांस की क्रांति की आधारशिला रखी गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, रूसो बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है। ऐसे तो वो समझौतावादी विचारक हैं, लेकिन उसके विचार हाब्स और लॉक के विचारों से भिन्न हैं। आइए रूसो के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। रूसो का जन्म 1712 और मृत्यु 1778 में हुआ था। रूसो का जन्म 1712 में फ्रांस से भागकर जेनेवा नामक स्विस स्वशासी नगर में आश्रय लेने वाले आइजक नामक घड़ीसाज के घर में हुआ था। रूसो का जीवन अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्तेजक और रोमांचकारी था और बहुत कम लेखकों की कृतियों में संसार के प्रति उसकी भावनात्मक प्रक्रिया इतनी स्पष्ट और सच्चे रूप में झलकती है जितनी कि रूसो की कृतियों में। तो रूसो का जन्म 1712 में जेनेवा के गणतंत्र में हुआ था और इसके पिता आइजक एक घड़ीसाज थे। रूसो के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी माता का देहांत हो गया। पिता फिजूल खर्ची और अन्य दुर्गुणों के कारण उसका पालन पोषण ठीक ढंग से न कर सके। परिणाम ये हुआ कि रूसो ने बचपन में झूठ बोलने और चोरी करने जैसी गंदी आदतें सीख ली थीं। रूसो ने 16 वर्ष की आयु में जेनेवा छोड़ दिया और अपने जीवन के अगले 14 वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा। इस काल में वह दिदरो आदि विचारकों के संपर्क में आया था। रूसो का जीवन स्थिर नहीं था, वो आजीवन अस्थिर प्रकृति का व्यक्ति बना रहा। इसलिए वो जीवन भर जीविका निर्वाह के लिए न तो कोई अस्थायी धंधा कर सका और ना ही कहीं अस्थायी रूप से टिक कर रह सका।
रूसो 1744 में पेरिस चला गया, जहां पर उसने थेरेसी लेवासियोर को अपना जीवन साथी बनाया। बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ रहने के कारण उसने उन्हें अनाथालय में भर्ती करा दिया। रूसो का एक लेखक और दार्शनिक के रूप में जीवन का प्रारंभ 1749 में तब हुआ जब वह डिजान की अकादमी यानी एकेडमी ऑफ डिजान द्वारा विज्ञान तथा कलाओं की प्रगति ने नैतिकता को शुद्ध किया है या भ्रष्ट, इस विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में उसके निबंध को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इस लेख में उसने ये प्रतिपादित किया कि मानव स्वभावतः अच्छा है, किंतु सभ्यता के विकास और विज्ञान और कला की प्रगति ने उसे बुरा बना दिया है, और इसका परिणाम ये हुआ है कि इससे मनुष्य का नैतिक पतन हुआ है। और फिर 1753 में रूसो ने दूसरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए असमानता की उत्पत्ति विषय पर एक लेख लिखा। उसके इस लेख ने सर्वत्र प्रशंसा अर्जित की, लेकिन इस प्रतियोगिता में वो सफलता प्राप्त नहीं कर सका। 1754 में रूसो पुनः वापस जेनेवा चला गया, जहां उसने प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वो वापस पेरिस लौट गया। रूसो के ग्रंथों और क्रांतिकारी विचारों से राजतंत्र के समर्थक और धर्माधिकारी रुष्ट हो गए। परिणाम ये हुआ कि 1762 में उसे गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पेरिस छोड़ दिया और जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में भटकता रहा। 1766 में इंग्लैंड के दार्शनिक ह्यूम ने उसे आश्रय दिया, किंतु अपने शंकालु स्वभाव के कारण शीघ्र ही ह्यूम से उसकी अनबन हो गई और वह पुनः वापस फ्रांस लौट गया। रूसो ने अपने जीवन के अंतिम 11 वर्ष पेरिस में लेखन करते हुए व्यतीत किए, जहां 1778 में 66 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। और रूसो ने ऐतिहासिक और अनुभवमूलक पद्धति का प्रयोग किया जो मनोविज्ञान पर आधारित है। तो एक तरह से देखिए, रूसो का जो जीवन है काफ़ी उतार चढ़ाव भरा हुआ है, उसमें स्थिरता नहीं है, लेकिन उसको सबसे अधिक प्रसिद्धि तब मिली जब उसने डिजान की अकादमी के एक निबंध प्रतियोगिता में विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है अथवा उसको शुद्ध करने में, इस विषय पर एक निबंध लिखा। रूसो ने लिखा कि मनुष्य जो है सरल और सद्गुणी होता है और कला और विज्ञान की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है। इस निबंध में एक स्थान पर उसने लिखा कि हमें फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। और इस निबंध ने प्रथम पुरस्कार जीता था और रूसो को यहाँ से कुछ प्रसिद्धि मिली थी। लेकिन रूसो के मस्तिष्क में विचारों का एक तूफान आया हुआ था। 1754 में जब निबंध लेखन प्रतियोगिता में उसने दूसरी बार भाग लिया, उसमें असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला यानी डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वेलिटी, तो उसमें उसने कहा कि विषमता या असमानता का मूल कारण निजी संपत्ति है, जो कि अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण है, और जिन्होंने निजी संपत्ति पर अधिकार कर लिया उनकी सुरक्षा के लिए ही राज्य का जन्म हुआ। वो कहता है कि वो पहला व्यक्ति जिसने एक भूभाग पर अधिकार जमा कर ये कहना प्रारंभ किया कि ये मेरी भूमि है और उसकी इस बात को अन्य मूर्खों ने स्वीकार कर लिया, वह व्यक्ति ही राज्य का संस्थापक है। एक तरह से देखा जाए तो रूसो का ये दूसरा निबंध असमानता की उत्पत्ति बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन तत्कालीन धनी समाज और फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के अनुकूल न होने के कारण उसको पुरस्कार नहीं दिया गया और एक अन्य व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया जिसकी रचना रूसो की रचना से अच्छी नहीं थी या हीन थी। और इस घटना से रूसो के हृदय में समाज के प्रति और अधिक कटुता आ गई थी। 1762 में उसने पेरिस छोड़ दिया और जीवन के जो शेष वर्ष थे उसने खानाबदोश यानी घुमक्कड़ के रूप में व्यतीत किया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों रूसो की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रूसो की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है ये निबंध के रूप में था, जो डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड साइंसेज, ये 1750 में प्रकाशित हुआ।
ये रूसो का प्रथम डिस्कोर्स था जिसमें उसने मनुष्य के नैतिक पतन में विज्ञान और कला की अवनति के विषय के बारे में, या मनुष्य के नैतिक पतन के बारे में विज्ञान और कला का क्या योगदान रहा है उसके बारे में बताया है। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी यानी असमानता की उत्पत्ति, ये 1755 में प्रकाशित कृति है, या कहा जाए 1754 में डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो ये रूसो का दूसरा डिस्कोर्स था जिसमें उसने इस बारे में बताया कि समाज में विषमता की उत्पत्ति कैसे हुई है। और आप देखिए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी रूसो द्वारा ये लेख दिदरो द्वारा संपादित विश्वकोश में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा रूसो की लेटर ऑन फ्रेंच म्यूजिक, लेटर टू द अल्बर्ट ऑन द थिएटर, द एमाइल 1762, ये शिक्षा संबंधी प्रगतिशील विचारों का इसमें उल्लेख किया गया है। ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में प्रकाशित इस पुस्तक में राजदर्शन या राजनीतिक विचारों का गंभीर विवेचन उसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक अन्य ग्रंथ है प्रोजेक्ट फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कोर्सिका, जो कि 1764 में प्रकाशित हुआ। द कन्फेशंस 1764 में, और लेटर्स ए क्रिटेस द ला माउंटेन, इसका प्रकाशन 1764 में हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रूसो की, जिसमें उसकी हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट आर प्योरीफाई मोरल्स 1749, डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस। इसके अलावा ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अब आइए रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में जानते हैं। इसमें जो रूसो का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, रूसो ने अपने ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से एक ग्रंथ है। देखिए रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से एक ग्रंथ है जो 1762 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करते समय हाब्स और लॉक की तरह रूसो ने भी सबसे पहले मानव स्वभाव का वर्णन किया है, यानी ह्यूमन नेचर। तो रूसो का मानव स्वभाव संबंधी विचार हाब्स और लॉक दोनों से अलग है। रूसो मनुष्य को स्वभावतः न तो हाब्स की तरह क्रूर और हिंसक मानता है और न ही लॉक की तरह नैतिक और परोपकारी। वो अपने निबंध विज्ञान की उन्नति ने नैतिक जीवन को उन्नत किया है या भ्रष्ट, उसमें मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा बताया है। रूसो का मनुष्य आदर्श बर्बर या नोबेल सेवेज सभ्य जंगली की तरह है। उसमें घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार और तेरे मेरे का भाव नहीं है। वो निर्भय, शांति प्रेमी और अपने आप से संतुष्ट रहने वाला प्राणी है। और रूसो का मानना है कि मनुष्य पशुतुल्य, निष्पाप और निर्दोषी और भविष्य के प्रति किसी भी तरह की चिंता नहीं रखता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रूसो का जो वर्णित मानव समाज है या मानव प्रकृति है, मानव स्वभाव है, वो हाब्स और लॉक से भिन्न है। एक तरह से दोस्तों रूसो ने मनुष्य को एक जो है मानसिक भावों या भावनाओं द्वारा संचालित प्राणी है। रूसो कहता है कि यदि मनुष्य का स्वभाव क्रूर और हिंसक होता तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती, लेकिन वर्तमान समय में हमें हमारे बंधु बांधवों की मृत्यु पर शोक के बजाय बहुत अधिक खुशी होनी चाहिए। लॉक ने मानव को सभी सद्गुणों से पूर्ण नैतिक माना है, लेकिन रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं यानी इमोशंस के द्वारा संचालित होता था, और इसमें एक तो आत्मरक्षा और दूसरा सुख की प्रवृत्ति थी। इसके अंदर दया भावना होती थी। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक अवस्था का वर्णन रूसो ने इस तरह से किया है कि इस अवस्था में व्यक्ति आदर्श जंगली या नोबेल सेवेज की तरह था।
रूसो द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, रूसो के द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया गया है उसमें न तो हाब्स के सदृश सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति थी, न ही लाख की शांति और सदिच्छा की अवस्था थी, और ये ऐसी दशा थी जिसमें व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अच्छी थी और वर्तमान में जो दशा है उससे बहुत बेहतर अवस्था प्राकृतिक अवस्था में थी। प्रत्येक मनुष्य अन्य लोगों के समान था और लोगों में कोई भेद नहीं था, और एक तरह से देखा जाए तो वो जो है मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। ये प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था भले ही थे, लेकिन वो नोबेल सेवेज या उत्कृष्ट जंगली था, उसमें सभ्य मनुष्यों वाले दुर्गुण नहीं थे। आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श नहीं थी, लेकिन ये अवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकी। प्राकृतिक अवस्था मानव के सहज स्वभाव पर आधारित है। इस कारण इस अवस्था में मानव का जीवन सरल, शांत, संतुष्ट और सुखमय था। मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। उसे किसी प्रकार का भय नहीं था, ना ही किसी प्रकार की चिंता थी। प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पूर्ण समानता की अवस्था थी और मानव पूर्णतः आत्मनिर्भर था। ऐसा मानव स्वभाव के बारे में प्राकृतिक अवस्था का चित्रण रूसो ने किया है। रूसो का मानना है कि इस अवस्था में तर्क और विवेक नहीं था। अच्छाई, बुराई, ऊंच नीच, पाप, पुण्य और तेरे मेरे की भावना का कोई अस्तित्व नहीं था, और इस अवस्था में मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने वाला नियम था अपने हित को देखो और दूसरों को कम से कम हानि पहुंचाओ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था रूसो की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण। तो रूसो की प्राकृतिक अवस्था एक गोल्डन पीरियड की तरह था, स्वर्णिम युग के समान था, जिसमें मनुष्य बाह्य नियंत्रण से मुक्त एक निष्पाप और निर्दोष पशु की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। तो ये सारी अच्छाइयाँ प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान थीं, तो फिर समझौता क्यों हुआ? इसका कारण देते हुए रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था बहुत समय तक बनी नहीं रह पाती है। इसका कारण ये है कि आगे चलकर मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, स्त्री पुरुष के बीच अस्थायी संबंध स्थापित होने से परिवार का विकास होता है, और सबसे बड़ी चीज़ व्यक्तिगत संपत्ति का उदय होता है। यही सब समझौते के कारण हैं। मानव जाति की संख्या में वृद्धि हुई और कहा जाए तो ऐसी दशा में कई स्तर और व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर में अंतर हुआ। प्राकृतिक समानता समाप्त हो गई। प्राकृतिक अवस्था में जो सुख शांति थी उसको नष्ट करने का कार्य जो पर्सनल प्रॉपर्टी या व्यक्तिगत संपत्ति थी उसने किया। मानव मस्तिष्क में मोह और लोभ ने जन्म दिया, और जब उसकी बुद्धि में, ज्ञान में वृद्धि हुई तो उसने ये सोचना शुरू किया कि वह भूमि जिस पर वह रहता है यदि उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को नई ज़मीन खोजने की परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। और बस इस भावना से जब उसने कार्य किया तो संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति भंग हो गई। और शक्तिवान और दूरदर्शी लोगों ने अच्छी और अधिक भूमि ली, औरों को कम और खराब भूमि मिली या मिली ही नहीं। तो धनी और निर्धन के बीच का भेद पैदा हुआ। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया। लूट खसोट, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों से बाजार गर्म हो उठा, और अंत में इस अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध यानी समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की। लेकिन रूसो जो है इस प्राकृतिक अवस्था की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। उसका कहना है कि ये संभावना है कि ऐसी अवस्था न कभी थी और न होगी, लेकिन यदि हम वर्तमान सामाजिक अवस्था या व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करनी होगी। रूसो कहता है कि मानव के ज्ञान में वृद्धि, अग्नि का ज्ञान, हथियार और औजार के अस्तित्व में आने से मानव बर्बर पशु का जीवन छोड़कर अस्थायी आवास की ओर बढ़ा,
और व्यक्तिगत संपत्ति के उद्भव के कारण लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा, युद्ध आदि का जन्म हुआ और संपत्ति के उदय के कारण समाज से समानता समाप्त होने लगी और जो है समाज कई वर्गों में बंट गया। तो जो सामाजिक समझौता हुआ है वो किस कारण से हुआ, इसके बारे में बताते हुए रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार जनित समस्याओं का अंत करने के लिए एक सामाजिक समझौता हुआ। इस समझौते के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा होकर आपस में एक समझौता करते हैं और ये समझौता मानव जीवन के दो पक्षों के बीच होता है। एक पक्ष उनके व्यक्तिगत जीवन से और दूसरा पक्ष उनके सामाजिक जीवन का होता है। इस समझौते में व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जो कुछ गंवाते हैं उसे समझौते के फलस्वरूप सामूहिक रूप से पुनः प्राप्त कर लेते हैं। रूसो के सामाजिक समझौते में ये शर्त होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सभी को समर्पित करते हुए किसी को भी व्यक्तिगत रूप से समर्पित नहीं करता। इस तरह कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होता जो वह दूसरों पर उन्हीं अधिकारों को प्राप्त नहीं करता जो कि वह अपने पर दूसरों को देता है। जो कुछ वह गंवाता है उसी के बराबर वह प्राप्त कर लेता है और अपनी वस्तुओं की सुरक्षा की शक्ति में वृद्धि कर लेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो प्राकृतिक अवस्था की अव्यवस्था थी उससे छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। उनके द्वारा अपने सभी अधिकारों का समर्पण किया गया, लेकिन अधिकारों का ये समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सामूहिक रूप से किया गया और समझौते का परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा यानी जनरल विल उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। तो जो कुछ समझौते में क्या हुआ कि जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार। जो कुछ वह पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व। तो ये कहा जा सकता है कि अनुबंध या समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्ण व्यक्तित्व या शक्तियों को एक ही राशि या ढेर में मिला दिया जाता है। व्यक्ति स्वयं उस राशि या ढेर का एक अविभाज्य अंग बन जाता है और पारस्परिक संयोग से जो समूह होता है वो राज्य या राजनीतिक समाज के रूप में उत्पन्न होता है। अब आइए जानते हैं रूसो के सामाजिक समझौता की विशेषताएं क्या हैं। तो प्राकृतिक अवस्था की अराजकपूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों ने समझौता किया है। समझौते के जरिए व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को सौंपने के स्थान पर संपूर्ण समाज को सौंपता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में सौंपता है और सामूहिक रूप से समूह के अविभाज्य अंश के रूप में उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। सामाजिक समझौता जनित समाज में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। समाज में सबका स्थान समान होता है और प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र होता है। इसके अलावा इस समझौते में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकार समाज को समर्पित नहीं करते। व्यक्तिगत अधिकार के विषय में निर्णय समाज द्वारा लिया जाता है। समझौते के जरिए स्थापित सामूहिक एकता, राज्य, संप्रभु, जनता, नागरिक और प्रजा सब कुछ है। और आप जान लीजिए रूसो का कहना है कि समझौता कोई एक बार घटने वाली घटना न होकर निरंतर चलने वाला क्रम है, क्योंकि सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के निर्माण और अभिव्यक्ति के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। रूसो के समझौता सिद्धांत की अगली विशेषता ये है कि समझौता मनुष्य की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। समझौते के बाद मानव अपनी इच्छाओं के वशीभूत होने के स्थान पर निर्मित कानूनों के अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता से युक्त हो जाता है। समझौते के जरिए स्थापित समाज का स्वरूप आंगिक होता है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी अंग शरीर के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी समाज के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। रूसो
राजनीतिक समझौते के स्थान पर केवल सामाजिक समझौते का समर्थन करता है। इसलिए समझौते के जरिए किसी शासन व्यवस्था की स्थापना होने के बजाय सामान्य इच्छा यानी जनरल विल पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। तो इस तरह से रूसो समझौते के जरिए उस जनतंत्रात्मक समाज की स्थापना करता है जिसकी संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है और जिसका संचालन सामान्य इच्छा के अनुसार किया जाता है। तो याद रखिएगा, रूसो कहता है कि समझौते के द्वारा जो कुछ मनुष्य समझौते से खोता है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता है और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार है। जो कुछ वह पाता है वो है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं का स्वामित्व। तो रूसो केवल सामाजिक समझौता स्वीकार करता है, राजनीतिक समझौते को नहीं। समझौते के द्वारा कोई सरकार नहीं बनती बल्कि सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। रूसो के समाज या राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा है जो कि असीमित, अविभाज्य, विधि का स्रोत और आदर्श होती है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि रूसो के समझौतों के द्वारा एक लोकतंत्री समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होती है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर एक टर्म आया सामान्य इच्छा या जनरल विल। तो इसको जानते हैं कि रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है। देखिए, रूसो के राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा है। रूसो अपनी इस धारणा पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, वैयक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि व्यक्ति समझौते के द्वारा जो कुछ जो शक्तियों को परित्याग करता है उसे उसकी व्यक्तिक इच्छा के स्थान पर एक सामान्य इच्छा ले लेती है। और रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है। यथार्थ इच्छा को वो एक्चुअल विल कहता है और आदर्श इच्छा को रियल विल कहता है। तो रूसो के सामान्य इच्छा में दो प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया गया है। यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वो भाग है जो स्वार्थ प्रेरित, व्यक्तिगत हित और संकीर्ण तथा अस्थिर होती है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित की प्रधानता होती है। आदर्श इच्छा या रियल विल मानव इच्छा का वो अंश है जो विवेक और लोकहित पर आधारित होती है और इसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित या कल्याण करना होता है। और ये व्यक्ति और समाज के हितों में समन्वय का प्रतीक है जो कि आदर्श इच्छा है। और ये व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सामाजिक स्वार्थ को प्रधानता देती है। और आदर्श इच्छा मानव की श्रेष्ठता और स्वतंत्रता की द्योतक है जो स्वार्थ विहीन, कल्याणकारी और परिष्कृत होती है। इसमें स्थिरता का भाव पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो यथार्थ इच्छा है वो ऐसी इच्छा है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत हित का तत्व निहित होता है। वो अस्थिर और जो है संकीर्ण होती है, जबकि आदर्श इच्छा मानव की वो इच्छा होती है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित या कल्याण होता है। तो सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है? अभी तक तो हमने यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा के बारे में जाना। तो याद रखिए दोस्तों, सामान्य इच्छा के बारे में रूसो का कहना है कि आदर्श इच्छाओं का योग समाज के विभिन्न व्यक्तियों की जो आदर्श इच्छा है जिसको वो रियल विल कहता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक हित और कल्याण है। तो समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। और रूसो के अनुसार नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो वो सामान्य इच्छा कहलाती है। तो सबसे पहले जब रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो उसमें एक्चुअल विल और रियल विल में अंतर करना होगा। एक्चुअल विल यथार्थ इच्छा है जो व्यक्तिगत हित से प्रेरित होती है। रियल विल आदर्श इच्छा है जो कि सामाजिक हित और सामाजिक कल्याण से प्रेरित होती है। और सामान्य इच्छा इन्हीं आदर्श इच्छाओं का योग होती है।
और रूसो कहता है नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो वो सामान्य इच्छा कहलाती है। सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों में से आनी चाहिए और सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। सामान्य इच्छा का निर्माण दो तत्वों से होता है, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित इच्छा से, और इन दोनों तत्वों में से दूसरा तत्व पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया में हम सबकी इच्छा से चलकर सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं, और जब व्यक्ति की स्वार्थपरक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो उनकी आदर्श इच्छाएं यानी रियल विल शेष रह जाती हैं, जिनसे अंततः सामान्य इच्छा का उदय होता है। सामान्य इच्छा 3 दृष्टिकोणों से सामान्य होनी चाहिए। पहला तो उद्गम की दृष्टि से, इसमें सभी नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। क्षेत्र की दृष्टि से ये राज्य की संपूर्ण जनता से संबंधित होनी चाहिए, और ध्येय या उद्देश्य की दृष्टि से कि ये समाज के हित की दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य इच्छा क्या है? व्यक्तियों की उन आदर्श इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य सामाजिक हित या लोक कल्याण है। तो सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी पहली विशेषता अखंडता है, क्योंकि सामान्य इच्छा एकता में विभिन्नता भी होती है, लेकिन विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण किसी प्रकार का इसमें आत्मविरोध नहीं होता है। तो सामान्य इच्छा का विशेष लक्षण उसकी एकता या अखंडता है। ये अस्थायी होती है। सामान्य इच्छा किसी भी प्रकार के भावनात्मक आवेश, आवेग या सनक का परिणाम नहीं होती है, और ये विवेक का परिणाम होती है। जन कल्याण की अस्थायी प्रवृत्ति का भाव इसमें होता है। इसके अलावा ये लोक कल्याणकारी होती है। सामान्य इच्छा का सबसे प्रमुख लक्षण लोक कल्याण है। ये व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है जो सामूहिक हित या जन कल्याण से प्रेरित होती हैं। अविच्छेद्यता यानी इसको अलग नहीं किया जा सकता है संप्रभुता से। संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है और वही इसका प्राण होती है। सामान्य इच्छा की एक विशेषता अदेयता है। अदेयता का तात्पर्य ये है कि यह किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। इसी आधार पर रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होती है, और रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उपासक है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। इसके अलावा न्यायोचितता ये सामान्य इच्छा की एक प्रमुख विशेषता है, और ये जो है ये न्यायोचित होती है। विवेक व्यक्तियों के भावनाओं पर नहीं बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित होती है, और इस इच्छा के अंतर्गत की गए सामान्य हित की कल्पना गलत हो लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थ से भ्रष्ट नहीं होती है। और सामान्य इच्छा सर्वोच्च और निरंकुश है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य इच्छा का एक लक्षण इसका सर्वोच्च और निरंकुश होना है। इस पर दैवी, प्राकृतिक या प्राकृतिक परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती, और सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसा करना ही होगा। कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। तो इस तरह से सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताओं को हमने देखा। ये इसकी अखंडता, अस्थायित्व, अविच्छेद्यता, अप्रतिनिधित्व यानी सामान्य इच्छा अदेय है, इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। रूसो प्रत्यक्ष जनतंत्र का समर्थन करता है, और सामान्य इच्छा सर्वोच्च और निरंकुश होती है। इसके आदेश की कोई अवज्ञा नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो सामान्य इच्छा उसे अपने आदेशानुसार कार्य करने के लिए बाध्य करती है। ये न्यायोचित होती है, क्योंकि इसकी जो न्यायोचितता है संदेह से परे है। ये हमेशा सामाजिक हित या लोक कल्याण के ध्यान में रखकर कार्य करती है।
सामान्य इच्छा लोक कल्याणकारी है। इसमें संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है कि ये जनतंत्र या लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि सामान्य इच्छा राज्य का आधार होती है। राज्य का संचालन शक्ति के बजाय जनता की सहमति से होना चाहिए। सामान्य इच्छा संबंधी विचार के बाद आइए रूसो के संप्रभुता संबंधी धारणा को समझने का प्रयास करते हैं। रूसो के अनुसार संप्रभुता जो है सामान्य इच्छा या जनरल विल में निहित होती है। रूसो ने बोंदा और हाब्स के निरंकुश संप्रभु के विपरीत लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। संप्रभुता या रूसो द्वारा प्रतिपादित जो सामान्य इच्छा या संप्रभुता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ये किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर संपूर्ण समाज में निहित होती है। रूसो का मानना है कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए इसके विरुद्ध किसी को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। संप्रभुता और सामान्य इच्छा एक दूसरे के समान होने के कारण इनके लक्षण भी समान हैं। सामान्य इच्छा की तरह संप्रभुता भी अदेय, अविभाज्य, असीम और सर्वोच्च होती है। और आप जानते भी हैं कि हाब्स की तरह रूसो ने भी संप्रभुता को निरंकुश घोषित किया है, लेकिन दोनों की निरंकुशता की प्रवृत्ति में और प्रकृति में अंतर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित जो संप्रभुता या सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो हाब्स और लॉक के विचारों से अलग होते हुए भी उन दोनों का कहीं न कहीं संयोजन करता है। आइए अब संप्रभुता सिद्धांत के बारे में हाब्स और लॉक की तुलना तथा समानताओं को देख लेते हैं। देखिए, हाब्स की तरह रूसो ने संप्रभु या सामान्य इच्छा को निरंकुश माना है। हाब्स के लेवायथन की तरह रूसो की सामान्य इच्छा भी सर्वोच्च और संप्रभु है, और लेवायथन की तरह सामान्य इच्छा भी सदैव न्यायसंगत और उचित होती है। लेवायथन की तरह जो है सामान्य इच्छा अखंड और संगठित इकाई है। लेवायथन या हाब्स के लेवायथन की भांति सामान्य इच्छा भी कानून और विधियों का मूल स्रोत है, और लेवायथन की तरह ही सामान्य इच्छा के ऊपर कोई अन्य संप्रभु शक्ति नहीं है, इसलिए दोनों की आज्ञा का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। और हाब्स की तरह रूसो भी इस बात का समर्थन करता है कि संप्रभु का व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर अधिकार होता है और व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है। लेकिन इतना होने के बावजूद रूसो और हाब्स के जो संप्रभुता संबंधी विचार हैं उसमें दोनों में अंतर है। हाब्स समझौते के जरिए एक यांत्रिक राज्य की स्थापना करता है, जबकि रूसो आंगिक राज्य की स्थापना करता है। हाब्स राज्य की धारणा को केवल शक्ति पर आधारित मानता है, जबकि रूसो के अनुसार राज्य की धारणा न्याय और नैतिकता पर आधारित है। हाब्स कहता है कि संप्रभु शक्ति किसी निश्चित व्यक्ति में निहित होती है, जबकि रूसो के अनुसार संप्रभु शक्ति समस्त जन समुदाय में निहित होती है। हाब्स कहता है कि संप्रभु एक ही साथ विधि निर्माता, कार्यपालक और न्यायाधीश सभी दायित्वों का निर्वहन करता है, जबकि रूसो ने संप्रभु को सिर्फ विधि का निर्माता माना है। हाब्स के अनुसार संप्रभु की शक्तियों पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, यानी वो निरंकुश है, जबकि रूसो के सामान्य इच्छा या संप्रभु के लिए न्यायपूर्ण और नैतिक होना आवश्यक है। अंतिम अंतर ये है कि हाब्स कहता है व्यक्ति समझौते के दौरान आत्मरक्षा के अधिकार के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार संप्रभु को सौंप देता है, जबकि रूसो का कहना है कि व्यक्ति अपने सभी अधिकार संप्रभु या सामान्य इच्छा को सौंपने के बावजूद भी कुछ नहीं खोता, क्योंकि वह संप्रभुता में भागीदार होता है। जो कुछ वो सौंपता है व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से पुनः उसे वो प्राप्त हो जाता है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि रूसो का जो राज्य है वो शीश कटा लेवायथन है, और वाहन का कहना है कि यदि हाब्स के मानव देव या लेवायथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा ही होगी। और हाब्स और रूसो की संप्रभुता संबंधी विचार बहुत कुछ सीमा तक एक ही हैं, और रूसो के सामान्य इच्छा का जो
गुण है, विशेषताएं हैं, वो काफ़ी हद तक हाब्स के लेवायथन या हाब्स के निरंकुश संप्रभु जैसे ही हैं। और रूसो के सामान्य इच्छा को सिर विहीन लेवायथन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाब्स के लेवायथन या संप्रभु की तरह निर्देशित होने की बजाय वो सामान्य इच्छा से निर्धारित होता है, लेकिन सामान्य इच्छा क्या है इसका निर्धारण करने का अधिकार उसके हाथों में केंद्रित है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर वो निरंकुश हो जाता है। इसलिए जो सामान्य इच्छा जो पूर्णतः लोकतांत्रिक है उससे निर्देशित होते हुए भी निरंकुशता का उपभोग करने की स्थिति में बना रहता है। इसलिए रूसो के सामान्य इच्छा को शीश कटा लेवायथन भी कहा जाता है। और ये वाहन का कथन है कि हाब्स लेवायथन इज रूसोज जनरल विल विद हिज हेड चोप्ड ऑफ। अब आइए रूसो के विचारों में सरकार के स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूसो की विचारधारा में जो सरकार है उसका स्वरूप कैसा है। तो रूसो का सरकार से तात्पर्य केवल कार्यपालिका से है। वो व्यवस्थापिका को सरकार का अंग नहीं मानता क्योंकि उसके अनुसार संप्रभुता का लक्षण अदेय या अप्रतिनिधित्वपूर्ण है। तो विधि निर्माण का दायित्व भी संप्रभु जनता ही निभाती है, वो रूसो के अनुसार। रूसो जो रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थन करता है। रूसो राज्य और सरकार के मध्य भेद करता है। उसके अनुसार राज्य प्रभुत्व शक्ति संपन्न और सर्वोच्च है, जबकि शासन राज्य और प्रजाजनों के मध्य निर्मित ऐसा संगठन है जो उनके पारस्परिक संबंधों का नियमन करता है, संप्रभु द्वारा निर्मित कानून को लागू करता है और नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखता है। तो ये था रूसो के राज्य और शासन संबंधी विचार। अब आइए रूसो के विधि और कानून संबंधी विचारों को देख लेते हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 4 प्रकार के कानून बताए हैं। कौन कौन से? संवैधानिक कानून, दीवानी कानून, फौजदारी कानून और जनमत नैतिकता तथा रीति रिवाज पर आधारित कानून। तो रूसो हाब्स या लॉक की तरह इस बात को स्वीकार नहीं करता कि प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार के प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक विधियां प्रचलित थीं, और उसका कहना है कि विधि का अस्तित्व राजनीतिक समाज में ही संभव है। देखिए, उसने 4 प्रकार के कानून बताए हैं और वो कानून को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति मानता है। रूसो के अनुसार कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है और कानून के बारे में वो कहता है कि एक कानून संपूर्ण जनता के लिए प्रस्ताव है जिसका संबंध ऐसे विषयों से होता है जिनका संबंध सबसे होता है। रूसो के अनुसार कानून सामान्य इच्छा से संबंधित होना चाहिए और उसका स्रोत संपूर्ण जनता होनी चाहिए। तो इस तरह से रूसो जो है लोकतंत्र का अग्रगण्य विचारक है या लोकतंत्र का अग्रगामी विचारक है। रूसो के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ ही उसे किसी तरह के पक्षपात या संकीर्णता से प्रेरित नहीं होना चाहिए। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का विवरण हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और समूची शक्ति को अन्य सबके साथ संयुक्त रूप से सामान्य इच्छा के निर्देशन में रखते हैं और हम अपने सामूहिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति को समष्टि या सामूहिकता के अविभाज्य अंग के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, रूसो जब कानून के बारे में बात करता है तो वही बात दोहराता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में स्वयं को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। और वो कहता है समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग्य सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों की व्यक्तिगत स्वार्थों का भी मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा केवल सामान्य हित या आदर्श इच्छाओं का योग होती है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है, उसे स्थिर करती है और उन समान गुणों में प्रकाशित होती है जिनके किसी राष्ट्र के नागरिकों में होने की आशा की जाती है।
रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव विवेकपूर्ण और न्यायसंगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में देववाणी होती है। एक विचारक हैं डाइडे। डाइडे के अनुसार रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन और समर्थन करता है, और अर्नेस्ट रीज के अनुसार रूसो हाब्स की निरंकुश प्रभुसत्ता के विचार को लाक के जनसहमति के विचार से समन्वित करके जन संप्रभुता के दार्शनिक सिद्धांत का निर्माण करता है। और वाल्टेयर के अनुसार रूसो और दार्शनिक में उतना ही साम्य है जितना बंदर और आदमी में है। और मोर्ले के अनुसार संसार के लिए कितना अच्छा होता यदि रूसो जन्म ही नहीं लेता। तो ये दोस्तों रूसो के जो विचार हैं उनके बारे में हमने जान लिया। और मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है और वो सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये रूसो का प्रमुख कथन है। और रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सिर कटे वाले लेवायथन का चित्र देता है। इसके बारे में कहा भी जाता है कि रूसो का प्रभुसत्ताधारी हाब्स का लेवायथन है जिसका मस्तक काट दिया गया है। और एक बात और कही जाती है कि रूसो अपने संविदा सिद्धांत में कुछ बातें हाब्स और कुछ बातें लाक से ग्रहण कर एक नया सिद्धांत देता है। हाब्स से उसने प्रभुसत्ता की निरंकुशता का विचार लिया और लाक से ये विचार लिया कि एक अच्छे शासन का मापदंड यही है कि उसने प्रजा के सुख के लिए क्या कुछ किया है। उसने इन दोनों ही गुणों को सामान्य इच्छा में स्थान दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों रूसो के ये विचार। रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा रूसो ने जो रूसो के विचारों की हाब्स और लाक से जो तुलना की गई है वो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। कुछ अस्मरणीय तथ्यों को एक बार हम दोहराते हैं। कुछ अस्मरणीय तथ्य जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उसमें ये है कि देखिए रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवायथन है जिसका शीश कटा हुआ है, ये कथन वाहन का है। और लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा में लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये कथन रूसो का है। और साथ ही साथ रूसो की कृति है सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वो हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये रूसो का कथन है। और देखिए हेनरी मैन ने सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचना घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में किया है। और रूसो के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं कि हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और देखिए प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, ये भी रूसो का महत्वपूर्ण कथन है। प्रकृति की ओर लौटो या बैक टू द नेचर, ये रूसो का महत्वपूर्ण कथन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने रूसो से संबंधित उसके जीवन परिचय, उसकी महत्वपूर्ण कृतियाँ तथा रूसो के संबंध में प्रमुख कथन और जो विभिन्न विचारकों द्वारा दिए गए विचार हैं उनको हमने कवर किया। और ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2-3 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। इसके अलावा व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता, ये रूसो का कथन है। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेनिटी का प्रतिपादन किया, पॉपुलर सॉवरेनिटी की संकल्पना का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को उसने नोबल सेवेज या सभ्य जंगली कहा है। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य तर्क बुद्धि के बजाय भावनाओं से संचालित होता है, ये रूसो के प्रमुख विचार हैं।
तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।